32 सालों से काम कर रहा है टू प्रिवेंट जेंडर बेस्ड वायलेंस विद अ स्पेशल फोकस ऑन सेक्सुअल वायलेंस। कानून बनाए हैं, वर्क प्लेस सेक्सुअल हैरेसमेंट का कानून हमारे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से बना है। साक्षी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ने सेक्सुअल असॉल्ट बिल को इम्पैक्ट किया है, पॉक्सो को, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट को इम्पैक्ट किया है। और अब हम ये मुहिम चला रहे हैं विच इज़ कॉल्ड द रक्षण प्रोजेक्ट, क्योंकि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ ज़्यादातर अपनों से होता है, घरों में होता है, स्ट्रेंजर्स के साथ नहीं होता है। पर घरों के अंदर में घुसकर पुलिस कोई काम नहीं कर सकती। तो अगर इसे रोकना है, क्योंकि हमारे देश की आंकड़े हैं कि 1 in 2 इज़ अ सर्वाइवर ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़, जिसमें लड़के ज़्यादा और लड़कियां कम, 53% बॉयज़ एंड 47% गर्ल्स। तो अगर घरों में रुककर हम घुसकर हमको चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ को रोकना है तो ये बर्डन हम बच्चों पे नहीं डाल सकते। ये बर्डन हम उन बड़ों के साथ भी बात नहीं कर सकते जो अभी तक इसे होने दे रहे हैं। तो इसे घरों के अंदर में रोकेगा कौन? तो इसलिए हमने निश्चय किया कि हम काम करेंगे देश के युवा वर्ग के साथ, जो कॉलेजेस में एनएसएस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नेशनल सर्विस स्कीम वॉलंटियर्स जो हैं, उनके साथ हम उनके कॉलेजेस में उनको जाकर सिखाते हैं कि पहले तो समझिए कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ क्या है, कैसा है, उसका क्या बिहेवियर्स है, उसके कानून क्या हैं, उसे आप कैसे रोक सकते हैं, उसे कैसे पहचान सकते हैं, और अगर खुद के साथ हुआ है तो उसको अपने आप को कैसे हील कर सकते हैं। तो ये द रक्षण प्रोजेक्ट बाय साक्षी, ये मुहिम चली है हमारी। What are the key programs and services your organization offer to children who have experienced child abuse and their families? देखिए, ऐसा है कि हम सभी कुछ सब कुछ नहीं कर सकते हैं, तो हमने अपना स्कोप ऑफ वर्क बहुत क्लियरली डिफाइन कर लिया है कि हम प्रिवेंशन के ऊपर काम करेंगे, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल। तो हम प्रिवेंशन के ऊपर काम करते हैं कि नुकसान होने के पहले कैसे उसे हम रोक सकें, क्योंकि एक बार चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ तो हो गया तो ज़िंदगी भर का ट्रॉमा आपका साथ नहीं छोड़ सकता, आप चाहे कुछ भी कर ले उसको। और जस्टिस हमारे देश में बहुत कम मिलता है, क्योंकि कितने ही केस रिपोर्ट होते हैं घरों में हो रहे इस तरह के क्राइम के बारे में, है ना। तो हमको जब डिस्क्लोजर्स आते हैं, हमें जब बच्चे आके बताते हैं कि उनके साथ उनके बचपन में ऐसा हुआ था तो अभी वो क्या करें, तो हम उनको काउंसलर्स के पास डायरेक्ट करते हैं जिनको काउंसलिंग की आवश्यकता है। जो अपने लीगल अधिकार समझना चाहते हैं उनको हम लॉयर्स की तरफ डायरेक्ट करते हैं। और जो जिनके अंदर यादें इतनी ज़्यादा दबी हुई हैं और वो अंदर से इतने कॉम्प्लेक्स हो गए कि वो उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहते हैं, तो इस तरह के हम क्रिएटिव प्रोसेसेस के साथ में उनको एक कैथारसिस टाइप का ऑफर करते हैं कि नॉन थ्रेटनिंग स्पेस में आप कैसे इस एक्सपीरियंस को प्रोसेस कर सकते हैं, उसके बारे में बात करना सीख सकते हैं, उसको खोल कर अपने अंदर से उसे अलग करके निकाल सकते हैं कि ये शर्म का जो बर्डन है ये आपका नहीं है, ये जो गुस्सा आपके अंदर भरा हुआ है इसकी ज़रूरत है, लेकिन अपने आप को नुकसान पहुंचाने की नहीं है। आप इसे शर्म को जो है उसके ऊपर में पुश कर दे जिसने आपके साथ में ये कुकृत्य किया है। I'd like to ask individually about your association with the Rakshan project by Sakshi. So starting with sir. Well, हम लोग ये नाटक कर रहे हैं घट घट में पंछी बोलता है, which is about child sexual abuse, which is about pedophilia, और मैं किरदार निभा रहा हूँ संजय का जो ये हरकत करता है। तो मुझे इसको हम लोग 5 साल से करते आ रहे हैं। हमने पहली शुरुआत से कोविड समय पे की थी, जब इसका बहुत हो रहा था, घरों में सब लोग घर पे बैठे थे और ये चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ जो था घर में बहुत ज़्यादा चल रहा था। तो मैम ने मुझे अप्रोच किया इस किरदार को निभाने के लिए। मैं काफ़ी नर्वस था एक्चुअली, क्योंकि मैं ऐसे कभी लोगों से मिला नहीं हूँ जो ऐसा करते हैं। तो मैंने डेफिनेटली बात सुनी है बच्चों के साथ में जो होता है कि मैं बात आई वर्क विद किड्स ऑल्सो इन डांस एंड आई हैव ऑल्सो एक्सपीरियंस सेम थिंग, बट मैम ने मुझे बहुत ट्रेन किया किस तरह से इस किरदार निभाया जाए और कैसे कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है कि इंसान के अंदर जब वो इस तरह के काम करता हो। सो इस नाटक के ज़रिए हम लोग ये बताना चाहते हैं कि घर में बहुत कुछ होता है ऐसे, पड़ोसी के साथ में या अपने रिलेटिव्स के साथ में, तो आप किस तरह से उसको हैंडल कर सकते हैं। तो अलग अलग किरदार अलग अलग बातें बताते हैं और इसके ज़रिए हम इस मुहिम को बाहर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। What are your plans for the future and how do you hope to expand your impact and reach?
हमारी सरकार के साथ पार्टनरशिप है। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के साथ में, डायरेक्टरेट ऑफ एनएसएस के साथ में हमारी पार्टनरशिप है, जिन्होंने हमें देश भर में जो 40,000 कॉलेज हैं, जो 40 लाख युवा हर 2 साल में एनएसएस के भागीदार बनते हैं, उनके साथ में काम करने की हमें पूरी तरह से एक्सेस दी गई है। तो हम लोग फंड्स जुटाते रहते हैं और कॉलेज दर कॉलेज, शहर दर शहर, हमारा विजन है 40 लाख युवा वर्ग हर 2 साल में। तो इसका है कि अगर हम सभी एक ऐसी युवा पीढ़ी तैयार कर दें जो इसके बारे में ना सिर्फ समझ सके बल्कि इसकी रोकथाम कर सके, इसको प्रिवेंट कर सके, तो सोशल टिपिंग पॉइंट आ जाएगा। मैम, ये संवेदनशील सब्जेक्ट है, कहाँ तक अभी आप लोगों को सफलता मिल पाई है? जो ये प्रयास आप लोगों का चल रहा है। बहुत सफलता मिली है। इनफैक्ट हम लोगों ने जब शुरू किया था, कई लोग वो थोड़ा डिस्टर्ब थे क्योंकि हमारे पास 8 मोनोलॉग्स थे पहले। सो उनकी जो रिएक्शंस है उसके बारे में हम लोगों ने सुना, फिर उस पर काम किया। सो द प्ले हैज़ बीन इवॉल्विंग, यू नो। ये प्ले जैसे हमने पहले किया था वैसे और नहीं है, पर अभी ये एक जगह पे आया है जहाँ पर अवेयरनेस के मतलब ये प्ले इंसान को अवेयर भी करता है और वो स्पेस भी देता है जहाँ पे वो देखने के बाद डिप्रेस होके ना जाए। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि जो लोग इन चीज़ों से गुज़रते हैं, डिप्रेशन बिकम्स पार्ट ऑफ देयर लाइफ। सो वो चीज़ से टू गिव देम दैट अश्योरेंस कि डिप्रेस समझ में आता है कि आप क्यों डिप्रेशन में हैं, पर दैट इज़ नॉट अ सोल्यूशन। So to really encourage them to talk about it, to really, you know, take action on it, ये बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगी जो स्मिता कह रही थी कि you know, इन चीज़ों को एक पीढ़ी क्राइम के नाते देखते ही नहीं है। एक पीढ़ी जो है वो इन चीज़ों को, जैसे हमें अभी भी पता है कि मैरिटल रेप इज़ नॉट कंसिडर्ड एज रेप। सिमिलरली ये जो अब्यूज़ साल चलता आया है, जैसे इसकी स्मिता बता रही थी कि मुझे तो आंकड़े साक्षी में आने के बाद पता चला। इन चीज़ों के ऊपर मेरा ऑब्वियसली कंसर्न था और मेरी थिएटर में आने की मेन मुद्दा ये था कि कुछ चीज़ों के बारे में बातें करें जो काफ़ी सारे महान प्लेराइट्स दुनिया भर के इसीलिए प्ले करते थे कि उनकी वक्त के बारे में बात करें, उनकी समस्याएं के बारे में बात करें। तो दैट वाज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर मी टू जॉइन थिएटर। पर इनके पास आने के बाद मुझे पता चला भाई ये नंबर्स ये है। सो ये इतनी भयानक रूप में चल रहा है, किसी को पता तक नहीं। सबसे बड़ी बात है कि कोई कंसर्न भी नहीं है और घरों में जो चीज़ें होते हैं उसके बारे में एक सर्टेन पीढ़ी है जो उनको टोटली अनदेखा कर देते हैं, या तो बच्चों को बोलते हैं इसके बारे में बात नहीं करेंगे। यू नो, ये जो होल क्या बोलूँ मैं, ये जो कन्फ्यूजन अबाउट मॉरलिटी, अपनी इज्जत, ट्रेडिशन, ये सब कुछ इतना गोलमाल सा एक सिचुएशन क्रिएट किया है कि जहाँ पे आवाज़ें दब रही हैं। आप अगर आज की पीढ़ी को देखेंगे, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन आर गोइंग थ्रू मेंटल हेल्थ इश्यूज, राइट। अचानक सब कोई बातें कर रहे हैं इसके लिए। क्यों? बोलना आसान है कि बच्चे ये है, न्यू जनरेशन ऐसे ऐसे चीज़ें कर रहे हैं, पर उसके लिए एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? इसका मतलब हमारी पीढ़ी भी उसको कुछ दे नहीं पाए ना, हम उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, हम उनको समझा नहीं पाए। सो आई थिंक इट इज़ अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट यू नो इशू जिसके बारे में बात करनी चाहिए और इसी उम्र में ही बात करनी चाहिए, ताकि जब तक ये युवा क्या बोलते हैं उसको, यार मेरी हिंदी तो बहुत मैच्योर होते हैं, जब तक वो एक यंग एडल्ट बनते हैं उसको एक पता चलता है कि ये चीज़ें हम नहीं कर सकते। It's very important to do so today. You know, I just wanted to add something that यहाँ definitely through this entire festival we are talking about child abuse, intergenerational trauma, but एक बहुत ही important चीज़ है जो मैंने अपने किरदार से realize किया है इस play में, कि इस trauma का, इस abuse का एक ripple effect होता है।
जो सिर्फ उस इंसान पे नहीं अफेक्ट करता है जिसके साथ अब्यूज़ हुआ है, पर उसके आसपास के लोगों को भी अफेक्ट करता है. लाइक आई एम प्लेइंग संजय इज़ वाइफ, कैरेक्टर संजय इज़ वाइफ, जो कि एक पीडोफाइल हैं, पर ये ट्रॉमा उनका है, जिनके साथ ये गलत करते हैं ट्रॉमा उनका भी है, पर इसका रिपल इफेक्ट जो मुझ पे हुआ है एज अ फैमिली, वो एक अलग ही ट्रॉमा है. यू नो, बिकॉज मेरे पास मेरे सवाल हैं पर मेरे पास जवाब नहीं है. तो ऐसी कितनी फैमिलीज़ हैं जिनके साथ ये ट्रॉमा हो रहा है पर उनके सवालों का कोई जवाब नहीं देता. तो इस पर भी बात करना ज़रूरी है कि अगर इफ़ यू गोइंग थ्रू सम ट्रॉमा एंड यू हैव क्वेश्चंस, आप किससे जाके पूछोगे एंड यू डोंट हैव आंसर्स. फॉर मी एज एन आर्टिस्ट दिस इज़ वेरी चैलेंजिंग, क्योंकि honestly I don't have personal experience in this, but now that I'm a mother, these things matter to me. I want to know about it. I want to be prepared if ever, God forbid in future, मेरे सामने ऐसी कोई सिचुएशन आएगी तो मैं कैसे हैंडल करूँगी, मैं कहाँ जाऊँगी, किससे बात करूँगी, कितनी ओपननेस से बात करूँगी. ये सब मेरे लिए एज अ पेरेंट ना इम्पॉर्टेंट है. इसलिए ये प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना मेरे लिए पर्सनली बहुत इम्पॉर्टेंट और वैल्यूबल था. एंड मैंने इन लोगों को बहुत एंड में ज्वाइन किया. आई हैव जस्ट बिकम अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटिफुल प्रोजेक्ट एंड आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी दैट आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी. एंड स्मिता मैम ऐसी ऐसी परतें खोलती हैं हम परफॉर्मर्स की, जो हमें पता ही नहीं था कि हम एक अनियन है अंदर, हम में इतनी लेयर्स हैं, बट शी कीप्स रिपिंग दैम, ओपनिंग दैम, और हमें एहसास होता है कि हमें बहुत सारी सुंदर चीज़ें हैं. बस एक ऐसा इंसान चाहिए होता है जो हमें हमारी इंसानियत के अलग अलग लेयर से पहचान करवा पाए. बेसिकली मैं एक और बात बताना चाहूँगा. हम लोग जब हमेशा जब शो करते हैं, शो के बाद कोई ना कोई 2-3 लोग ऐसे ज़रूर आते हैं जो आके बोलते हैं उनके साथ में ऐसा हुआ. मुझे भी याद है, एक पिछली बार में शो किया था, एक आदमी आया और मैं नाम नहीं लूँगा और मैं उनको जानता भी हूँ. उन्होंने आके मुझे कहा कि आपका किरदार इस नाटक में आत्महत्या कर लेता है. मैं आत्महत्या नहीं करूँगा, पर मैं ये कबूल करता हूँ कि मैंने ऐसा किया है. एंड वो अपने आप से मेरे सामने बोला, एंड आई वाज प्रीटी सरप्राइज्ड. एंड देन ही मेट मैम आल्सो एंड ही सेड आई एम सॉरी फॉर व्हाट आई हैव डन. एंड शी टोल्ड हिम, जाके जिसे किया उसको सॉरी बोलिएगा और फिर से कभी मत करिएगा. तो आई थिंक ये जो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग रियलाइजेशन होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है. ऐसी लेडीज़ भी आई थी मिलने के लिए. एक मेरे पास आती हैं और बोलती, तुम लोग आदमी लोग क्यों करते हो ऐसा? तो मैंने कहा मैम मैंने तो नहीं किया, पर लेकिन मैं जानता हूँ ऐसे लोग करते हैं. वो 55-56 की उम्र की होंगी. उन्होंने कहा मेरे साथ जब मैं 15 साल की थी मेरे भाई ने सेक्सुअल अब्यूज़ किया, एंड आज मैं जाके मेरी माँ को बोलूँगी. सो आई थिंक ये छोटी छोटी बातें जो हैं एक एक करके अगर आगे बढ़ेंगी तभी आगे आ पाएंगी. एंड आई थिंक ऑल थैंक्स टू साक्षी एंड टू स्मिता जी फॉर क्रिएटिंग सच अ वंडरफुल प्रोजेक्ट कि लोगों को अवेयरनेस बढ़े, मिले लोगों को. और अगर हमने इतने 20-25 शोज हो गए इसके भीतर, अगर हमने 2 लोगों की ज़िंदगी में भी अगर हमने बदलाव लाया, आई थिंक हमारा पूरा ये करने का जो काम है वो साकार हो गया. Madam, as you know, both the parents are working today in metro cities, so children are very fear how they to speak up. जो घर पे अकेले रहते हैं, रिलेटिव्स के साथ रहते हैं, how should they come up with their opinion or suggestion, or how they should talk to the parents? ऐसा हुआ है या मुझे लगता है देखिए, हाँ, नहीं, बहुत ज़रूरी है इसमें ये पहचानना सबसे पहले कि ये जिम्मेदारी बच्चों की नहीं है. ये जिम्मेदारी आपके एडल्ट कम्युनिटी की है कि वो अपने बच्चों को महफूज कैसे रखेंगे. ये बर्डन बच्चों पे डाल देना कि बच्चों आप लोग सेफ रहो, ये गलत है ना. ये ज़रूरी है कि बच्चों के आसपास एक ऐसा एनवायरनमेंट, एक ऐसे एलाइज, एक ऐसे एडल्ट कम्युनिटी तैयार की जाए जो उन बच्चों को किसी भी ऐसी आँख से महफूज रख सके. फिर दूसरी बात है, दूसरा लेयर है. पहला चरण ये नहीं कि बच्चों को सिखाए, दूसरा चरण है कि बच्चों को सिखाया जाए कि वो इसके बारे में खुल के भाषा से कैसे बात कर सकते हैं. नहीं तो हम जब कभी अपने बच्चों के साथ बात करते हैं तो हम उनको यही कहते हैं, गंदी बात, शर्म, शेम, गंदी बात, शेम को ना बोलकर उन्हें उनके बॉडी पार्ट्स के बारे में समझाया जाए, उनको उनके प्राइवेट स्पेसेस के बारे में समझाया जाए, उनको उनकी बॉडी ऑटोनॉमी के बारे में समझाया जाए, उनको बाउंड्रीज, दायरों के बारे में समझाया जाए, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी उन्हें ये समझाया जाए कि वो किस पर ट्रस्ट कर सकते हैं. तो एलाइज को आइडेंटिफाई करना उनके बड़ों का काम है कि आपके पास में कोई तकलीफ हो तो आप इस इंसान को खुलकर बता सकते हैं, इन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं. ये दूसरा चरण है, पहला नहीं. तो बच्चों को कैसा सिखाया जाए कि वो सेफ रहे, ये अगर हमने पहले ये सोचा तो हम गलत ट्रेन पर चढ़ रहे हैं.
ऑल्सो वन थिंग आई वुड लाइक टू ऐड कि क्योंकि मैं बहुत साल स्कूल में काम कर चुकी हूँ और उनमें से एक स्कूल जो है वो विदेशियों की है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कूल इंडिया। वहाँ पर सेक्स एजुकेशन इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर सिलेबस करिकुलम, वेयरएज इंडियन जो स्कूल्स है वहाँ पर इसके बारे में बात ही नहीं किया जा सकता। वेयरएज वहाँ पर देयर आर जिलियंस ऑफ वेज जिस तरीके से उनको समझाया जाता है, बोला जाता है, सो दैट दे आर अवेयर अबाउट इट राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड। हमें टीचर्स को भी दायरा रखना पड़ता है कि हम ये करते हैं, हम ये बोल सकते हैं, हम ऐसे बोल सकते हैं, पर हम कहाँ। इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। हमारे समाज में कुछ चीज़ें ऐसे खेल खेल में ऐसी आदत सी बनाए गए हैं कि कोई अगर उस पर खड़े होके कोई बच्चे भी बोले कि मुझे ये पसंद नहीं, मत करो, सो इट इज़ नॉट एक्सेप्टेड। No means no. Has to be no simple means no. It is also जायज़ है वो बच्चे के लिए। और हर छोटी सी छोटी बात पे और उनको ये सिखाया जाए ये तो होता ही आता है, इसमें क्या बड़ी बात है। नो, बड़ी बात है, क्यों करेंगे हम ये बोलते बोलते वो चीज़ें बहुत रेगुलर हो जाती है। एक छोटा सा किस्सा है, एक हमारी जानने वाली है, उन्होंने अपना किस्सा बताया कि उन्होंने अपने बेटे को तैयार किया क्योंकि वो एक खुद शी इज़ अ सर्वाइवर हरसेल्फ, तो उन्होंने बहुत संजीदा थी इस बात को लेकर। तो उन्होंने अपने बेटे को सिखाया कि बिना परमिशन के तुम्हारी बॉडी को कोई हाथ नहीं लगा सकता, और समझा। वो डॉक्टर के पास गए उसका चेकअप कराने के लिए, और डॉक्टर ने उसका चेकअप करने के लिए उसकी पैंट उतारी कि भाई हम चेक। मुझे ही हैज़ नॉट आस्क्ड मी, मुझसे पूछा नहीं कि वो मेरे को टच कर सकते हैं या नहीं। 3 साल का बच्चा, ब्रिलियंट। ठीक है, इस तरह से तैयारी हो। मेरी ग्रैंड डॉटर है अपनी, उसको अगर हमको हक करना होता तो मेरी बेटी ने उसको तैयार किया कि हम उससे पूछते हैं, कैन आई गिव यू अ किस, कैन आई होल्ड यू, विल यू होल्ड माई हैंड। शुरू से ही बच्चों को अगर हम उनकी बॉडी की ऑटोनॉमी के बारे में हम लोग क्या करते, बेटे चाचा हैं, मना नहीं करते, बैठो गोद में, टॉफ़ी दे रहे हैं ना, और बच्चा अनकंफर्टेबल हो रहा है, हमें नहीं बैठना, लेकिन बोलते अरे मना नहीं करते, बच्चों बड़ों की इज्जत करो, बैठो गोदी में। तो ये यहाँ इस सोच से निकल के अगर बच्चों के साथ काम करना है तो बच्चों को ये समझाएं कि उनकी कंसेंट हर जगह ज़रूरी है। Ma'am, you have talked about prevention is better than cure through all these examples. So I would like to know how can one become a Rakshin? अगर आपके दिलो दिमाग में एक ये कन्विक्शन है कि ना करेंगे ना करने देंगे, हो रहा है तो रोक देंगे, और अगर हुआ है तो बोल के रहेंगे, तो आप आज से रक्षण हैं। क्योंकि रक्षण इज़ नथिंग बट अ प्रिवेंटर ऑफ हार्म, जो नुकसान को होने से पहले रोक सके। लेकिन ये इतना आसान नहीं है जितना लगता है, क्योंकि नुकसान को होने से पहले रोकना इज़ लाइक डिज़ास्टर मैनेजमेंट। पहले डिज़ास्टर के लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ता है, तो आपको सीखना पड़ेगा, वो स्किल सीखना पड़ेगा, वो लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, वो बात करने का तरीका सीखना पड़ेगा। इसके बारे में आपको क्या बिहेवियर्स को देखना है, क्योंकि ये छिप के आते हैं, ये सामने हो रहे होते हैं और हमें दिखते नहीं है, समझ में नहीं आता, क्योंकि हमारे आंखों की जो शर्म होती है ना, वो हमें उसे देखने से रोक देती है कि नहीं नहीं, ये मुझे लग रहा है ये ऐसा तो नहीं कर रहा होगा, उसकी ऐसी सोच तो नहीं हो सकती। इस शर्म को हटा के हमको व्हाट इज़ व्हाट, कॉल अ स्पेड की भाषा सीखनी पड़ेगी। सेफ स्पेस क्या होती है, सेफ स्पेस कैसे बनाई जाती है। हम लोग करते हैं विक्टिम ब्लेमिंग, हम लोग कहते हैं तुमने ज़रूर कुछ किया होगा, तुम्हारी गलती होगी, तुम जाके ज़्यादा कुछ करा होगा, तुमने इन्वाइट किया। हमको विक्टिम ब्लेमिंग से हटना पड़ेगी। कुछ मैंने आपको मुद्दे बताए हैं जिसकी तैयारी करनी पड़ती है ताकि आप एक प्रिवेंटर बन सकें। नॉट टू बी जजमेंटल। और इसके लिए रक्षण प्रोजेक्ट के अंदर में हमारे पास में 18 मॉड्यूल हैं, 12 सर्टिफिकेट है, 2 साल का ये प्रोग्राम है आपकी पेस पे। कोई मॉड्यूल आधे घंटे का है, कोई 15 मिनट का है, कोई 1 घंटे का है, कोई 10 मिनट का भी है, पर उनको आप अपनी पेस पे करते जाएं, सीखते जाएं, अप्लाई करते जाएं, और एक से बढ़कर एक हम ऐसी कड़ी बनाते जाएं जैसे यहाँ बन रही है हर साल। तो आप रक्षण। मैम ये मुहिम तो बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी एक फियर रह जाता है माइंड में, एक बच्चे के, एक यूथ के, एक पेरेंट्स के भी रहते हैं डेफिनेटली कि बदनामी होगी, सोसाइटी में क्या बोला जाएगा, 2 जन मुझे अच्छी नज़रों से नहीं देखेंगे या गलत नज़रों से देखेंगे। ये बदनामी होगी जो बात आप कर रहे हैं, वो बदनाम कौन करे?
समाज। वो ज़रूरी है कि हम उनकी बदनामी से परेशान हों। ये चीज़ आई एम अ सर्वाइवर, इसलिए मैं बता रही हूँ। माइंड में रहता है। माइंड में रहने के लिए टुडे आई हैड अ वेरी लिबरेटेड पेरेंट्स. इन स्पाइट ऑफ दैट, व्हेन समथिंग लाइक दिस हैपेंड टू मी, दे वांटेड मी टू कीप क्वाइट अबाउट इट, which created a lot of confusion within me that in some ways we are so liberated, but why can't I talk about this? Because this is something wrong, right? पर अभी हम हमें ना कुछ चीज़ों से जब affected नहीं होते हैं, बोलते हैं कि हम ये नहीं सुनेंगे, हमें करना है, हम कर रहे हैं, वो तो नहीं देख रहे हैं, उसका क्या वो है, मतलब है, why would I listen to that person? और क्यों मैं अपनी ज़िंदगी उनके हिसाब से चलूँगी? मुझे ये सही लगता है, मैं ये करूँगी। अगर ये हम बाकी चीज़ों में कर सकते हैं तो इसमें क्यों नहीं कर सकते हैं? ये चॉइस अपनी है कि हम कितना उसमें देखेंगे कि मेरे रिलेशनशिप ख़राब हो रहे हैं, कि मेरे रिलेटिव्स जो है नहीं आएंगे भाई, ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है? What is more important to me, my child or my so-called इज्जत in front of relatives? And how is it connected with इज्जत? किसी की इज्जत उतार रही है और आप अपनी इज्जत को लेके बैठे हुए हो, उसकी इज्जत उतार रही है, उस पर आप बात नहीं कर रहे हो। What kind of society are we living with? तो इसमें मैं आपको बोलूँगी कि डिनायल, साइलेंस, शेम और स्टिग्मा, ये सबसे बड़े 4 एक बैरियर्स हैं जो हमें इसके बारे में बात करने से रोकते हैं। तो हमारे को अगर बात करनी है कि इसकी जो, और दूसरी बात है कि शर्म जिसके साथ हुआ है उसको नहीं, जिसने किया है उसको आनी चाहिए, है ना? और ये बर्डन शिफ्ट करने की हम सबकी जिम्मेदारी है, एक अकेले की नहीं। एक मैसेज आपकी तरफ से, सिंपल सा मैसेज है, सिंपल सा मैसेज है, रक्षण बनिए, प्रिवेंटर ऑफ हार्म बनिए, होने से रोकिए, रुकिए मत, डरिए मत, चुप मत रहिए, जो दिख रहा है उसे बोल दीजिए, उसे रोक दीजिए, किसी की ज़िंदगी बर्बाद होने से पहले रोक दीजिए, क्योंकि जो ये ट्रॉमा है होने के बाद में ये ज़िंदगी भर साथ रहता है। आप उसको हील करते रह सकते हैं, लेकिन ये आपको छोड़कर जा नहीं सकता। Yeah, everybody smile. I have dealt with it at a young age. It was in the form of exposure. At the time, it didn't seem as serious to me, but looking back, it was pretty messed up. And as I've grown older, I've learned that I need to make sure that this doesn't happen to other people that were there at my age at that time. I have never experienced this thing personally, but I have dealt with some children that have been sexually abused, and I am currently helping them at my personal level. As far as my experience is concerned, I personally have not experienced anything like that, but I can say that I have been affiliated with the Rakshan project from 2020, and since then, with the help of the Rakshan project, I have educated many students who know about POCSO Act and their parents don't. So that's how that's what sort of an impact the Rakshan project has had on my. I haven't experienced any child sexual abuse in my childhood. I joined Rakshan project from 2021, and now I'm currently working with it. How it is important and how it is beneficial. How it is important and beneficial for the youth or a child to come up and speak up. Okay. So it is very important because in childhood we all face something like that, like we never experience called as an abuse, as sexually, mentally, anything. So we can deal it because we are the Rakshan and we have completed near about 3 years in the Sakshi NGO. So we have the experience how to talk with the children and all. So we have the experience, so we train the children also, those who are 18 plus. The first step towards this is we need to have awareness. We should know that
problems like this exist and that problems like this happen, if we don't know and if we don't think that such issues can happen, how can we deal with it? So bringing awareness to these situations is very important. Equipping the children with the right language to deal with this situation is very important. To give them the knowledge that if something like this happens to you, it is wrong. Speak up to it. Come to us about it. We'll become the Rakshans, the protectors of these children. We should be there for them so that they know that they are being wrong and they can come to us in search of fixing things, in search of being protected. So it is very important because we need to help them out. We need to get them out of situations that they shouldn't get used to because they are children. They're still growing up. They shouldn't grow up normalized to such behavior. So we should be there for them. And I believe it is very important for that. And as far as the psychological perspective is concerned, there are obviously extroverts and introverts, but I think that's where the role of parent kicks in to draw a big border line between being an introvert and someone who is submissive and not willing to speak up. Okay, so I think that's a parent has one of the most important roles to play in making their children speak up for what they need to be spoken about. Having associated with the Rakshan project, Yes. can you tell us about your individual approach? How you approach the society, or do you go to schools Yes. to give this propaganda? Yes, as far as my approach is concerned, I have gone to schools, educated kids about it. I have conducted 3 webinars in my college in Jammu and Kashmir, and I can see the results already. I can assure you that. At my personal level, I have helped individuals out more than through like groups or through webinars or things as my friend has done. I talked to the people that within my close circle were affected by this, and it helped me to communicate with them better, to empathize better, and to understand them better. So I have helped almost 20 plus students to deal with this child sexual abuse. I motivate them to speak up, and I just tell them about the safe and unsafe touch that is not being very familiar. We talk about eyes, nose to teeth, but not the parts that are being to be educated to stop child sexual abuse. So I try to educate them these things, and I can see the results. Yeah, in our schools and colleges, we are conducting the webinars and workshop also. Webinar in online mode and workshop in offline mode. And we teach the student what is the safe space, what is trust building. Each and every will be teach. And yeah, we are creating a safe space so they can come to us and share their stories also. Thank you. Thank you so much. Thank you.